रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आज मैं समझाने वाला हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन आपके पेपर में किस तरह आएगी। और अच्छी बात यह है कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप लोगों के क्वेश्चंस ना पूछ जाएं बल्कि क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी ऑप्शन में दिए जाएं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की शक्ल में। तो आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन को टिक करना होगा कि इस पैराग्राफ के अंदर जो बात पूछी गई वो किस तरह से। अब ये मैं क्या ना क्या क्या चाह रहा हूँ, आप लोगों को ये बात अभी समझ आ जाएगी जब हम ये क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आप स्टार्ट करें तो शुरू में पहले बता रहे कि आपने क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन का जवाब देना है। इस पैराग्राफ को पढ़कर पांचवें और छठे क्वेश्चन का जवाब देना है आपने बस, यानी कि दो क्वेश्चन का जवाब आप इसी पैराग्राफ में से पूछे जाएंगे और आपने वो टिक करने होंगे। तो पहले तो आपको ये पैराग्राफ ठीक से पढ़ना पड़ेगा और वो जरूरी है कि आप उसको अंडरस्टैंड भी कर पाएं। इसी तरह कि मैं आज आपके साथ दो पैराग्राफ इंग्लिश के शेयर करने जा रहा हूँ, तो आप लोगों के साथ उर्दू के भी पैराग्राफ एक आएगा, एक इंग्लिश का होगा। तो आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि इंग्लिश में वो कहना क्या चाह रहे हैं, उर्दू में तो आप समझ जाएंगे। तो इसलिए आपकी जो वर्ब वोकैबुलरी है वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। द वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ स्टार्स, बहुत ज़्यादा, वास्ट का मतलब बहुत ज़्यादा, स्टार्स का जो है सितारों का पाया जाना, इज़ वेंडरिंग अबाउट इन स्पेस। वेंडरिंग का मतलब होता है आवारागर्दी करना। तो ये आपके साथ के साथ एमसीक्यूज भी हो रहे हैं इंग्लिश के भी, कि वो मतलब भी पूछ सकते हैं सिनोनिम वगैरह। तो वेंडरिंग का मतलब आवारागर्दी करना होता है, स्पेस में घूम रहे हैं। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स विच जर्नी इन कंपनी, कुछ हैं जो ग्रुप की शक्ल में सफ़र करती हैं। बट द मेजोरिटी आर सॉलिटरी ट्रेवलर्स। तो सॉलिटरी का मतलब तने तनहा, तो ज़्यादातर जो है वो अकेले अकेले सफ़र करते हैं। यहाँ तक इतनी बात समझ आई कि स्पेस में बहुत ज़्यादा स्टार हैं, उनमें से कुछ हैं जो ग्रुप की शक्ल में सफ़र करते हैं, ज़्यादातर अकेले अकेले सफ़र करते हैं। अगर आपने खुलासा उर्दू में जहन में न रखा, उर्दू का अल्फाज में अपने माइंड के अंदर, इंग्लिश को पढ़ने के बाद भी, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा, एंड दे ट्रेवल थ्रू अ यूनिवर्स, और वो इस कायनात में से सफ़र करते रहते हैं। सो स्पेशियस, इस तरह से, दैट इट इज़ एन इवेंट, एक हो सकता है, ऑफ ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल रेयरिटी फॉर ए स्टार टू कम एनीवेयर नियर टू अनदर स्टार। ठीक है, अनइमेजिनेबल जिसे सोचा भी ना सके, रेयरिटी का मतलब ऐसा काम जो कभी कभार हो, उस काम, रेयरिटी बहुत कम मजहर जो काम होते हैं कुदरत में, उसे हम रेयरिटी कहते हैं। तो कहते हैं ये इस तरह हरकत कर रहे हैं कि ये बहुत ही कम तसव्वुर किए जाने वाले चांसेस हैं कि कोई सितारा अपने दूसरे सितारे के करीब से या उसके सामने आ जाए, यानी कि इतने दूर दूर हैं दो सितारे एक दूसरे से, तो उनके कभी एक दूसरे के सामने आने के चांस नहीं होते। ठीक हो गया। ओके, फॉर द मोस्ट पार्ट, हाँ, ज़्यादातर क्या होता है, ईच वॉयज इज स्प्लेंडेड आइसोलेशन। तो ज़्यादातर जो पार्ट है वो इस तरह अकेला गुजारा जाता है, सफ़र इस तरह अकेला गुजरता है कि जैसे एक शिप एक अकेले खाली समंदर में सफ़र कर रही हो, समंदर के अंदर और कोई जहाज़ ना हो, दरमियान में खड़ी हो खाली कश्ती। तो इस तरह एक सितारा दूसरे सितारे से दूर होता है। तो ये अगर आपने इंग्लिश के साथ उर्दू को ना समझा तो आप लोगों को वहाँ पर जवाब ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी। ओके जी, फिर क्या कहते हैं, इन अ स्केल मॉडल, अगर हम एक बात तसव्वुर करें, सपोज करें, फ़र्ज़ करें, इन विच द स्टार आर शिप्स, के जो सितारे हैं वो कश्ती हैं, और उसके साथ द एवरेज शिप, तो एक शिप जो है दूसरे शिप से विल भी कितना दूर होगा, 1 मिलियन माइल्स। एक कश्ती दूसरे कश्ती से 10 लाख मील दूर होती है। अगर आप एक अंदाज़ा लगाएं, एक तसव्वुर में बात लें कि सितारे सितारे नहीं बल्कि कश्तियाँ समंदर में, और ये जो आसमान है ये समंदर हो जाएगा। तो आसमान में जो सितारे में एक दूसरे से तो आपको नज़र आ रहे होते हैं रात के वक्त, वो एक दूसरे से कितना दूर होते हैं, तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख मील दूर होते हैं अपने करीब तरीन सितारे से। दूर वाले जो भी हैं, जो करीब तरीन सितारे हैं, दो उनके दरमियान इतना फासला होता है। हैंस इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, तो ये समझना आसान है। वाई अ शिप सेल्डम, सेल्डम का मतलब कभी कभार, शिप का मतलब आप स्टार हो गया ना, स्टार को हमने शिप से कहते हैं कभी कभार ही क्यों, एक शिप फाइंड अनदर विद इन हीलिंग डिस्टेंस। तो एक शिप दूसरे शिप के सामने आने के चांसेस कभी कभार क्यों होते हैं, कभी एक दूसरे के सामने क्यों नहीं आते, क्योंकि उनके दरमियान फासला ही इतना ज़्यादा है। ये पैराग्राफ पूरा आपने पढ़ा। अब हम इसकी चलते हैं सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो ये पैराग्राफ होगा इस तरह, फिर आपने अब ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। अगर ऑप्शन नहीं हो तो जवाब आपको खुद लिखना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली आपके जो ऑप्शन है वो दिए जाएंगे। ओके, पहला ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द स्टार्स ट्रेवल इन आइसोलेशन। ये बात उसने की थी पैराग्राफ में, ये तो ठीक है। उसने पूछा गलत कौन सी है। द यूनिवर्स इज वेरी लार्ज, ये बात भी ठीक है कि यूनिवर्स बहुत बड़ी है। अ स्टार वेरी फ्रीक्वेंटली कम्स नियर टू अनदर वन। वेरी फ्रीक्वेंटली का मतलब अक्सर, एक सितारा अक्सर दूसरे सितारे के सामने आ जाता है। तो ये बात तो हमने नहीं। उसने रेयरिटी का बात की थी या सेल्डम, कभी कभार की बात की थी कि कभी कभार ही शायद कोई सितारा दूसरे सितारे के सामने आ पाए, तो ये बात गलत है।
वैसे चौथा ऑप्शन क्या था, अ स्टार वेरी रेयरली कम्स नियर टू अनदर। ये बात थी असल के एक सितारा कभी कभार दूसरे सितारे के सामने आता है, जबकि अक्सर सामने नहीं आते दो सितारे। तो इसका मतलब आपका जो सी ऑप्शन है वो गलत है। आपके जवाब के लिए ठीक ऑप्शन यही है। छठा क्वेश्चन है जी, पैसेज में शिप से सिंबलाइज, शिप से क्या मुराद हमने लिया है? तो ऑफकोर्स शिप का मतलब हमने क्या लिया था, स्टार। शिप को हमने क्या कहा था, स्टार। सितारों को हमने कहा था ना कि शिप के जैसे हो जाएं, तो फिर ये वगैरह, तो ये पूछना चाह रहे हैं। तो ये आप लोगों का एक पैराग्राफ हो गया। अब मैं आपको दूसरे पैराग्राफ की तरफ लेकर चलता हूँ। ये देखें जी, आपको पैराग्राफ क्या कह रहे हैं जी, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ्स केयरफुली। पैराग्राफ को रीड आउट करना है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, और फिर आपने क्वेश्चन को चूज करना होगा। ये इस तरह की कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन हो 80% 90% चांसेस हैं कि इसी तरह के आपके पास कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे पैराग्राफ, जिसमें ऑप्शन भी खुद दिए हुए होंगे, बस आपने टिक करना होगा। तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। अदरवाइज आपको जवाब ढूंढ कर लिखने पड़ेंगे। जो हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ी थी 9th एंड 10th में, वहाँ पर हमें जवाब खुद लिखने पड़ते थे, लेकिन वो तो जाहिर है, अब एनुअल एग्जाम था, स्कूल थे, ये तो आपका पेपर है, तो शायद इसमें आप लोगों के लिए 80-90% चांसेस है कि यही ऑप्शन हो। ये आपको साथ बताया जाए। ओके जी, यहाँ पर एक और पैराग्राफ को समझते हैं। दीज ह्यूज वेव्स wreak terrific डैमेज, ये जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं पैदा करती हैं बहुत ज़्यादा नुकसान। व्हेन दे क्रैश ऑन द शोर्स, जब वो टकराती हैं किसके साथ, साहिल समंदर पर। ऑफ डिस्टेंट लैंड्स आर कॉन्टिनेंट्स, जो कि किसी भी ज़मीन का या बर आज़म का होता है। अंडर अ परफेक्टली सनी स्काई एंड फ्रॉम एन अपेरेंट काम सी, ठीक है, एक बिल्कुल सूरज जब आबोताब पर हो, सनी स्काई, परफेक्टली सनी स्काई, और फ्रॉम एन अपेरेंटली काम सी, जब समंदर बिल्कुल आराम से हो, जोबन में ना हो, यानी कि उसके अंदर कोई तूफान ना हो। तो फिर अ वॉल ऑफ वाटर, वॉल ऑफ वाटर का मतलब वही लहरें, क्योंकि लहरें जब उठती हैं तो पानी की दीवार बनती है ना, तो वॉल ऑफ वाटर वो मे ब्रेक 20 or 30 फीट हाई ओवर बीचेस। तो ये अब इसके बावजूद जब नॉर्मल समंदर होता है तो वो जो लहरें पैदा होती हैं वो साहिल समंदर से तकरीबन 20 से 30 फुट ऊपर जा सकती हैं। ओवर बीचेस एंड वाटर फ्रंट्स, ठीक है जी। क्रशिंग हाउसेस, जो आने वाले घर, सामने जो घर होते हैं वो भी उसके जद में आ सकते हैं। एंड ड्रोनिंग अनसस्पेक्टिंग रेजिडेंट्स, और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो उसमें डूब भी सकते हैं। एंड बाथर्स इन इट्स पाथ, और नहाने वाले जो लोग होंगे वो भी उसमें डूब सकते हैं। हाउ आर दीज वेव्स फॉर्म्ड, ये लहरें बनती कैसे हैं? व्हेन अ सबमरीन अर्थक्वेक अकर्स इट इज़ लाइकली टू सेट अप ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ शॉक। तो कहते हैं जब सब मरीन यानी कि ज़ेर ज़मीन कोई ज़लज़ला या सब मरीन हरकत करती है, तो फिर पानी के अंदर हुआ करते हैं सब मरीन्स, तो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा झटका पैदा करती है, और उसके अर्थक्वेक या हरकत की वजह से डिस्टर्बिंग द क्वाइट वाटर्स ऑफ द डीप ओशन, तो जो गहरे समंदर होते हैं जहाँ पर पानी आराम आराम से हरकत कर रहा होता है, वहाँ पर सब मरीन की हरकत की वजह से वो लहरें हरकत में आती हैं, और उसकी वजह से वो लहरें ऊपर की तरफ चुड़ती उड़ती, इस तरह वेव्स, बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं जिनका ये नुकसान होता है। अब आपने पूरा पैराग्राफ रीड आउट किया, इनके जो है अब हम आंसर्स की तरफ जा रहे हैं। वन सरप्राइजिंग एस्पेक्ट ऑफ द वेव्स डिस्कस्ड इन द पैसेज इज द फैक्ट दैट, एक हैरान करने वाली जो बात है वेव्स की जो यहाँ पर डिस्कस की गई है वो ये है, आर फार्म्ड इन कॉन्सेंट्रिक पैटर्न्स, बाकायदगी इनके अंदर कोई नहीं होती। कॉन्सेंट्रिक का मतलब तरतीब से। ऑफ्टन स्ट्राइक ड्यूरिंग क्लियर वेदर, हाँ ये उस वक्त भी पैदा हो जाती है जब मौसम बिल्कुल साफ हो। उसने बोले ना परफेक्टली सनी स्काई एंड काम सी, तो ये इसका मतलब मौसम बिल्कुल साफ है। सूरज जब बिल्कुल चमक रहा है तो उसका मतलब मौसम साफ था, और समंदर भी आराम से, उसके अंदर ज़्यादा आपको लहरें नहीं उठ रही, उसके बावजूद ये क्या कर सकती हैं, स्ट्राइक कर सकती हैं, यानी कि टकरा सकती हैं। तो ये इनके लिए एक बड़ी हैरान कुन और परेशानी वाली बात। तो ये आपका ऑप्शन ठीक बनता है। वैसे अराइज अंडर कंडीशंस ऑफ कोल्ड टेम्परेचर, ये भी बात कहीं नहीं की। आर प्रोड्यूस्ड बाय डीप स्वेल्स, ये भी बात नहीं की। इट इज़, अच्छा ये हो गए 4 ऑप्शन। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू शुरू हो रहा है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द वेव्स आर कॉज्ड बाय, तो अभी हमने पढ़ा वेव्स किसकी वजह से पैदा हो रही थी, सबमरीन का जिक्र हुआ था, तो वो वाला। सिज्मिक चेंजेस, ये भी नहीं है। कॉन्सेंट्रिक टाइम बेट्स भी नहीं है। अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, ठीक है, अर्थक्वेक्स की बात हुई, तो उसने कहा था ना सबमरीन की वजह से, सबमरीन अंडर वाटर अर्थक्वेक्स जो होती है ना, तो वो, और स्टॉर्म्स, तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है सी वाला ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर अर्थक्वेक का जिक्र हुआ था। तो इस तरह आप लोगों ने पैराग्राफ को रीड आउट करके उसके जो है आंसर देने होंगे कम्प्रीहेंशन के। बच्चों ने कहा था सर आप जो है ना पैराग्राफ ही डायरेक्ट हमारे साथ शेयर करें, तो 2 मैंने इंग्लिश के पैराग्राफ शेयर किए हैं। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँ, टाइम बन पाया तो उर्दू के भी पैराग्राफ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, इंटेलिजेंस ऑपरेटर के रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए, और बाकी भी जॉब्स जिनमें आती हैं कॉम्प्रीहेंशन, उसमें आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। तो मजीद गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट और उनकी तैयारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे नोटिफिकेशन के जरिए, और आपको कुछ ढूंढने की जरूरत ना पड़े।